जब सारे पोलस्टर, जर्नलिस्ट और यहाँ तक कि बीजेपी के भी कई सारे नेता ये मानने को तैयार थे कि इस बार बीजेपी के लिए काफ़ी मुश्किल भरा दौर है हरियाणा में और एक तरह से कांग्रेस की जीत को सबने डन डील मान लिया था। लेकिन बीजेपी ने एक तरह से हार के मुंह से जीत छीनकर निकाल लिया और बीजेपी यानी कि 2014 में मोदी वेव से ज़्यादा बड़ी वेव के साथ, यानी कि जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वेव था, करिश्मा था, उस समय बीजेपी को 47 सीटें मिली थी। लेकिन इस बार नायाब सिंह सैनी, जिन्हें 4 महीने पहले मुख्यमंत्री बनाया गया था, उनकी लीडरशिप में बीजेपी ने उस जो थ्रेशोल्ड लिमिट था बीजेपी का, उसको भी तोड़ दिया और बीजेपी कहीं ना कहीं उससे बड़े मैंडेट की तरफ बढ़ रही है। तो सवाल यह है कि बीजेपी ने आखिर किस तरह से चुनौतियों का सामना किया और बीजेपी कैसे हार के मुंह से जीत छीनकर निकाल के लेके आई और कौन से ऐसे फैक्टर थे जिसके कारण बीजेपी तीसरी बार हरियाणा के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब तीसरी बार कंसेक्यूटिव सरकार बनाने की दिशा में कोई पार्टी आगे बढ़ रही है। तो इस जीत के क्या कारण हैं? तो 4 ऐसे फैक्टर हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे कि ऐसे 4 फैक्टर थे जिसकी वजह से बीजेपी इस जीत को दोहरा पाने में, यानी कि जहां पर फरवरी मार्च में बीजेपी को ये लग रहा था कि उसकी हार होगी, लेकिन किस तरह से बीजेपी ने पूरी स्टोरी को टर्न अराउंड कर दिया। तो प्योर पॉलिटिक्स में बात हरियाणा की। बीजेपी की हरियाणा की जो सक्सेस स्टोरी है वो इन बातों पर टिकी है कि जब 2014 में बीजेपी आई थी सत्ता में, तो बीजेपी ने पूरी तरह से जाट वर्सेस नॉन जाट की पॉलिटिक्स को हरियाणा में इम्प्लीमेंट किया था। ये पहली बार हरियाणा के इतिहास में नहीं हुआ है। इससे पहले भजन लाल इस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करके कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, यानी कि एक विश्नोई कम्युनिटी से होने के बाद भी उन्होंने उस जाटलैंड में बाकी जो जातियां हैं उसका ध्रुवीकरण करके भजन लाल सत्ता में बने रहे। बीजेपी ने उसी स्ट्रैटेजी को 2014 में अपनाया, जहां पर जो 75% यानी कि 25% जातों की आबादी है और बाकी जो जातियां हैं वो 75% है, 75% है। उन 75% जातियों को गोलबंद किया। एक पोलराइजेशन, नॉन जाट पोलराइजेशन की दिशा में बीजेपी ने 2014 में कदम रखा जब उन्होंने मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया था, एक ऐसे पंजाबी कम्युनिटी से जिसकी जनसंख्या हरियाणा में उतनी ज़्यादा नहीं है जो बाकी मेजर कम्युनिटी हैं जाट, ओबीसी, उसके मुकाबले में। तो बीजेपी का जो फार्मूला था 2014 का, उसी फार्मूले को बीजेपी ने 2024 में भी उसको कंसोलिडेट किया, लेकिन एक उसमें चेंज के साथ। बीजेपी को जब ये महसूस हुआ कि मनोहर लाल खट्टर जो पंजाबी समुदाय से आते हैं उनके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी बढ़ गई है, लोगों में गुस्सा है, तो बीजेपी ने जो अपनी गलती की थी एक पंजाबी को मुख्यमंत्री बनाकर, बीजेपी ने तुरंत उस गलती में सुधार किया। मार्च के महीने में जब लोकसभा चुनाव की कैंपेनिंग शुरू हो गई थी, बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर को हटा दिया और एक बड़े ओबीसी ब्लॉक जो कि 40% की आबादी हरियाणा में आती है, क्योंकि इससे पहले हरियाणा की पॉलिटिक्स में 3 लाल रूल करते रहे हैं। अगर 58 साल का देखें तो 4 लालों ने रूल किया, जिसमें कि बंसी लाल हो, भजन लाल हो, मनोहर लाल खट्टर हो या फिर देवी लाल हो। लेकिन मनोहर लाल खट्टर एक्चुअल में लाल नहीं थे, क्योंकि उन्होंने कभी उस चौधरी पॉलिटिक्स को कभी इंप्लीमेंट नहीं किया। तो बीजेपी को जब ये लगा कि जाट जो 25% की आबादी है उसमें वो जो वोट बैंक है कांग्रेस के साथ में स्टैक्ड है, जो दलितों की आबादी है वो भी कहीं ना कहीं लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस की तरफ उसका झुकाव हुआ, तो बीजेपी ने ओबीसी कम्युनिटी जो उससे बड़ी कम्युनिटी है 40% की जिसकी आबादी है उसमें से मुख्यमंत्री को चुना और 4 महीने पहले सत्ता की कुर्सी पर बिठा दिया। तो हरियाणा की पॉलिटिक्स में जो नायाब सैनी के लिए सिंपैथी था, लोगों में बात करने पर ये लोग कहते थे कि नायाब सिंह सैनी तो अच्छा व्यक्ति है, उसे तो अभी 4 ही महीने हुए हैं, उसने कुछ गलत नहीं किया है। तो बीजेपी ने अपने पूरे कैंपेन में बार बार नायाब सिंह सैनी को चेहरा बताकर, प्रधानमंत्री की रैली हो, पोस्टर हो, कैंपेन मटेरियल हो, नायाब सिंह सैनी को काफ़ी प्रोमिनेंस दिया ताकि ओबीसी कम्युनिटी में ये मैसेज जाए कि उनकी समुदाय का व्यक्ति बैठा है मुख्यमंत्री के तौर पर। और यहाँ तक कि बीजेपी ने उस पोलराइजेशन को, जाट के अगेंस्ट पोलराइजेशन को काउंटर पोलराइजेशन लाने के लिए अमित शाह ने एक रैली में ये कहा कि हरियाणा में अगर एक जातियों का राज आ जाएगा, यानी कि हुड्डा राज आ जाएगा जो जाट समुदाय से हैं, तो बाकी जातियों का क्या होगा। तो यानी कि बीजेपी बार बार जाटों
जाटों का डर दिखाकर, हुड्डा का डर दिखाकर उन्होंने जो बाकी नॉन जाट कम्युनिटी थी उसमें एक काउंटर पोलराइजेशन लाने में सफलता हासिल की, क्योंकि बाकी जातियों को लगता था कि अगर हुड्डा राज आ जाएगा तो वो रोहतक का राज होगा। और जिस तरह से पिछले 10 सालों में मनोहर लाल खट्टर ने अपनी ट्रांसपेरेंसी, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट में जो नौकरियां मिलती थी, जो हुड्डा के ज़माने में खर्ची और पर्ची की सरकार कही जाती थी, उसमें ट्रांसपेरेंसी के साथ एम्प्लॉयमेंट देने की कोशिश की। कई सारे उन्होंने स्कीम्स लाए जिससे कि जो बैकवर्ड कम्युनिटी हैं, जो दलित हैं, उनको लाभ पहुंचा। उसको बार बार बीजेपी बार बार प्रोमिनेंस के साथ में भुनाती रही, बताती रही कि कहीं ना कहीं हुड्डा राज आने पर बाकी जो 75% जातियां हैं उनका क्या होगा। तो वो एक काउंटर पोलराइजेशन बीजेपी को इस चुनाव में, जिसका कि सक्सेस 2014 में मिला था, उसी सक्सेस को बीजेपी ने इस चुनाव में रिपीट किया है एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद। दूसरा जो फैक्टर था कि किस तरह से मनोहर लाल खट्टर को हटाकर जब नायाब सिंह सैनी को लाया गया, तो ढेर सारे लोगों को ये लगता था कि नायाब सिंह सैनी चूंकि नए व्यक्ति हैं, 4 महीने में क्या करामात करेंगे। लेकिन बीजेपी जानती थी कि मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी है, तो इसीलिए खट्टर को कैंपेन से दूर कर दिया गया, उन्हें प्रचार अभियान से दूर रखा गया। सिर्फ जो वैसे इलाके हैं, जो गुजर बहुत इलाके हैं, या पंजाब जो जीटी बेल्ट है, जो बीजेपी का बैकबोन माना जाता है, वहाँ पर खट्टर कैंपेन करते रहे, उन्हें जाट बेल्ट में घुसने नहीं दिया गया। तो जो खट्टर की एंटी इनकम्बेंसी थी, उससे लोगों का ध्यान हटाने के लिए नायाब सिंह सैनी को प्रोमिनेंस दिया गया, उनके प्रति सिंपैथी लाने की कोशिश की गई। तो इस तरह से बीजेपी ने जो एंगर था, जो गुस्सा था, उसको कम किया। दूसरा जो गुस्सा था बीजेपी के खिलाफ लोगों में, वो पहलवानों में, किसानों में था कि किस तरह से किसान आंदोलन और जो फार्मर्स के साथ विनेश फोगट और साक्षी मलिक ने प्रोटेस्ट किया, उस गुस्से को कम करने के लिए बीजेपी ने प्रधानमंत्री की रैलियां भी कम कर दी। बीजेपी को लगा कि ये चुनाव जो है वो लोकलाइज लड़ना ज़्यादा आसान है, बाकायदा इसको एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म में जो बीजेपी बाकी राज्यों में करती है कि उसको प्रधानमंत्री की रैली के जरिए प्रधानमंत्री उस इलेक्शन को ड्राइव करते हैं। तो बीजेपी को लगा कि प्रधानमंत्री की ज़्यादा रैली होने से वो जो गुस्सा है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में पोलराइज हो सकता है। इसीलिए पिछले विधानसभा और पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में बीजेपी ने सिर्फ प्रधानमंत्री की 4 रैलियां की, जिससे कि वो गुस्सा और पोलराइजेशन की तरफ न बढ़े और इलेक्शन जो है वो जो अपने नेता हैं, जो लोकल लीडर हैं, वो लड़े। तीसरा जो काम किया बीजेपी ने कि जो उनकी लोकल लीडरशिप थी, उस लोकल लीडरशिप के बीजेपी को लगता था कि इस बार लोकल लीडरशिप को अगर ज़्यादा फ्रीडम नहीं दिया गया, जो वो सीटें मांग रहे हैं, तो बीजेपी के हाथ से कहानी निकल सकती है। इसीलिए राव इंद्रजीत जितनी सीटें मांग रहे थे अपने सपोर्टर्स के लिए, राव इंद्रजीत को खुश रखा गया, ताकि जो अहिरवाल बेल्ट है, जो बीजेपी का पिछले विधानसभा चुनाव में भी एक तरह से बैकबोन था, वहां पर 11 सीटों में बीजेपी 10 सीटों पर लीड कर रही है। तो यानी कि राव इंद्रजीत को पूरी तरह से फ्रीडम दिया गया अपने सपोर्टर्स को टिकट देने में, ताकि उनका अहिरवाल बेल्ट बचा रहे। वैसे ही जीटी बेल्ट जो बीजेपी का बैकबोन है, चूंकि जीटी करनाल बेल्ट जो है वो आप दिल्ली से जब निकलेंगे तो करनाल कुछ क्षेत्र होते हुए अंबाला की तरफ बढ़ेंगे, वो जो हाईवे है वो पिछले कुछ सालों में एक तरह से इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, रियल एस्टेट, ये सारे की वजह से वहाँ की आम जनता काफ़ी लाभान्वित हुई है। बीजेपी ने उस बेल्ट पे जो उनका स्ट्रांग होल्ड इलाका रहा है उस पर कॉन्सेंट्रेट किया और बार बार अर्बन जो जनता है, अर्बन जो पॉकेट्स हैं, जो बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है, अर्बन सीटें, वहाँ पर फोकस करके उन्होंने अपने जो स्ट्रांग होल्ड इलाके हैं अहिरवाल बेल्ट और जीटी बेल्ट को बचाया, ताकि बीजेपी एक सम्मानजनक स्थिति में पहुंच सके। और उधर जाट बेल्ट में काउंटर पोलराइजेशन करके बीजेपी ने वहां से भी सीटें निकाली। इसकी वजह से बीजेपी एक बहुत ही हिस्टोरिक मैंडेट की तरफ बीजेपी हरियाणा में बढ़ रही है। तीसरा जो फैक्टर बीजेपी ने हरियाणा के चुनाव में किया, लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी को सेटबैक मिला था आरएसएस के सिनर्जी न होने के कारण, क्योंकि बीच चुनाव के दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि भाई अब वो सक्षम हो गए हैं और आरएसएस के बिना भी बीजेपी काम कर सकती है। लेकिन हरियाणा से लेकर, राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र में, यूपी में बीजेपी को बड़ा सेटबैक उठाना पड़ा। हरियाणा में तो 5 लोकसभा की सीटें गंवा दी, महाराष्ट्र और यूपी में 29 सीटें गंवानी पड़ी। तो उसके बाद आरएसएस के साथ बीजेपी नेताओं की लगातार बैठकें हुई और आरएसएस ने गांव-गांव जो रूरल सीटें हैं वहां पर किस तरह से वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया जाए, उसके लिए 200 से ज़्यादा बैठकें की। 150 से ज़्यादा उनके वॉलंटियर्स हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट में कैंपेन करते रहे कि किस तरह से एंटी इनकम्बेंसी को कम किया जाए और बीजेपी के लिए प्रो इनकम्बेंसी लाया जाए। तो आरएसएस की सिनर्जी
बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट एक तरह से ग्राउंड पे, क्योंकि बीजेपी को ये लग रहा था कि कांग्रेस कहीं ना कहीं जाते जाते कॉम्प्लिसेंट हो जाएगी, कांग्रेस को ये लगने लगेगा कि जीत तो उनकी हो ही रही है। और वैसी स्थिति में बीजेपी जो पहले से एंटी इनकम्बेंसी से जूझ रही थी, उसने कोई मौका ऐसा नहीं छोड़ा ग्राउंड पे वोटर को घर से निकालने में, चाहे वो आरएसएस का माइक्रो मैनेजमेंट हो, बीजेपी का अपना माइक्रो मैनेजमेंट हो, जिसके जरिए असंतुष्ट जो नेता थे उनको बनाने के लिए और वोटर टर्नआउट को बढ़ाने के लिए। क्योंकि आप देखेंगे कि बीजेपी का जो वोट शेयर है इस चुनाव में बढ़ा है, 36-37% से तकरीबन बीजेपी 40% के वोट शेयर पर आ गई है। जो आप देखें कि इससे पहले बीजेपी 33% के वोट शेयर पे भी 2019 में शुरुआत की थी। 2019 के चुनाव में 37% के वोट शेयर से वो 40% के वोट शेयर पे आई है। तो कांग्रेस ने अपने वोट शेयर में बहुत सिग्निफिकेंट जंप लिया है, लेकिन उस सिग्निफिकेंट जंप का कांग्रेस को कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि उसका फायदा बीजेपी को हो रहा है। आप जैसे मसलन उदाहरण के तौर पर अहिरवार बेल्ट, वहां पे कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा है लेकिन कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिली। उसी तरह से कांग्रेस का अगर पुराना वोट शेयर आप देखें तो 26-28% से कांग्रेस 40% के वोट शेयर पे पहुंची है। तो कांग्रेस ने अपने वोट शेयर में कई गुना, कई डिजिट की बढ़ोतरी की है, लेकिन बीजेपी की माइक्रो मैनेजमेंट, आरएसएस की सिनर्जी और काउंटर पोलराइजेशन, जो अलग जातियों, जो ओबीसी जातियां हैं, जो दलितों का था, हुड्डा या जाटों के खिलाफ, वो बीजेपी को कहीं ना कहीं सत्ता की दहलीज तक ले आया। इसके साथ में बीजेपी ने एक और काम किया कि चूंकि कांग्रेस कॉम्प्लिसेंट हो गई थी, कांग्रेस को लग रहा था कि उनके हाथ तो सत्ता आने वाली है, हुड्डा ने अपने ज़्यादातर एमएलए के टिकट नहीं काटे जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। जो 17 ऐसे जो चुनाव हार गए थे उनको भी टिकट दिया गया। बीजेपी ने इसकी समानांतर 60 ऐसे नए चेहरों को टिकट दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि एंटी इनकम्बेंसी सरकार की है, तो चेहरे बदलो और जिसके कारण जनता के वोट लो। तो बीजेपी ने वो सारे जो ऑड के बॉक्स थे उसको क्लिक किया और किस तरह से उन्होंने पूरी स्टोरी में टर्न अराउंड मारकर बीजेपी सत्ता की दहलीज तक पहुंच गई। शंकर अनिमेश, द प्रिंट। लेकिन आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन लगातार हमें भेजते रहें।